नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, कि बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट कंपल्सरी पेपर के सेकंड यूनिट के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करा है, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए गाइस तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस होंगी एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है, चाहे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सेकंड सेमेस्टर का, तो हमने दोनों ही सेमेस्टर के वीडियोस अपलोड करी है। एंड फर्स्ट सेमेस्टर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड सेमेस्टर का मैं कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली चैनल पर विजिट करना है, जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना, इजिली उसको क्या कर सकते, उसका एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो आप जरूर से विजिट करें। वन मोर थिंग, अगर अभी तक आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे, सो गाइस प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे जुड़ करके बहुत सारे बच्चों को इसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप उससे ना मिले, हम चाहते कि उससे आपको भी बेनिफिट मिले। सो प्लीज़ आप जरूर से हमारे साथ जुड़ें एंड वहाँ पर जो भी पीडीएफ्स, नोट्स एंड और सारी चीज़ें शेयर करी जाती है, वो आप तक ईजिली पहुँच पाएंगी। एंड लेक्चर, हाँ वन मोर थिंग, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप के एंड टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे देंगे, इजीली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ जरूर से जुड़ना है, आपको जुड़ना नहीं भूलना है। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर 1 की क्लासेस चल रही हैं और इसकी हमने एक यूनिट पूरी कंप्लीट कर चुकी है, आई मीन कंप्लीट कर दिया है। एंड हम सेकंड यूनिट भी बहुत जल्दी, लाइक एक हफ्ते में आपका सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर थर्ड यूनिट। तो इस तरीके से आपको वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आपका एक ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं है जो छूट रहा है, हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो फिर आपको इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ। सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल एज वेल। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है, ये क्या है, एफर्ट्स फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 1813 टू 1854। मतलब 1813 से 1854 तक भारत में शिक्षा के प्रचार हेतु जो जो प्रयास किए गए थे, इसमें जो भी कमिटीज आई थी, जो भी मिनट्स आए थे या जो भी प्रयास किए गए थे, बिल्कुल आज हम लोग उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन अपना सारा का सारा टॉपिक कवर करते हैं एंड हम देखेंगे कि हाँ इसमें क्या क्या एफर्ट्स लगे हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट और इसके स्कोप को देखते हैं कि हाँ क्या इसकी अवधारणाएं थी, क्या इसका क्षेत्र था जो इंडिया में इस एजुकेशन का प्रभाव हुआ, जो इसके लिए प्रयास किया गया। ठीक, देखते हैं फिर। द पीरियड ऑफ 1813 टू 1854 मीन्स जो 1813 से 1854 तक का जो भी काल था, इसमें क्या हुआ कि रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेटिव फेज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, ड्यूरिंग विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम नॉन इन्फेरेंस टू डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल ओवर एजुकेशन। मीन्स इसमें 1813 से 1854 तक का जो काल था, वह भारतीय शिक्षा को क्या एक आधुनिक विकास, मतलब एक मॉडर्नाइज डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, उसका एक प्रारंभिक एवं आधारभूत चरण माना जाता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट यहाँ से माना जाता है, जिसमें क्या होता है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द नॉन इन्फ्लुएंशियल टू डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल ओवर एजुकेशन। मीन्स जिसमें क्या होता है कि जिसमें जो हमारी ब्रिटिश सरकार होती है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार होती है ना, उन्होंने शिक्षा के प्रति उदासीनता को, मतलब उदासीनता से सक्रिय हस्तक्षेप की ओर कदम बढ़ाया। मतलब जो उदासीन थी उसको एक एक्टिव फेज में लाने का प्रयास किया इन्होंने। दिस फेज laid down the ideological, administrative, curricular and institutional foundations of the present Indian education system। मतलब इसमें इनके प्रयास ने क्या किया कि यह जो काल था, आज की जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है ना, इसके लिए एक वैचारिक, प्रशासनिक, पाठ्यक्रमी और संस्थागत नींव है।
मतलब अभी के टाइम पे हम लोग जो शिक्षा अर्जित करते हैं, जो कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं ना, इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था को लाइक हमारे लिए अप्लाई कराए, फिर हमारे लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें हम वैचारिकता को मतलब जो थॉटफुल, जो कि लॉजिकल हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है एवं प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पाठ्यक्रमी संस्थागत की एक प्रॉपर नींव रखी इन्होंने। किसने? 1813 से लेकर के 1854 तक का जो ये टाइम ड्यूरेशन रहा, मतलब जो ये काल रहा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी जो मीनिंग है, मतलब इसके क्या अर्थ है। इसको हम लोग एक बार समझते हैं कि एफर्ट्स फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, जैसा कि हमें टॉपिक का नाम है, ये हमें पता है, हमने ऊपर देखा भी। तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है? इट्स इंक्लूड ऑल लेजिस्लेटिव मेजर्स, ऑफिशियल पॉलिसीज, financial provisions, committees, educational institutions, and philosophical debates undertaken by the what? By the British between 1813 and 1854 to organize the expand education in India. इसका क्या मतलब है कि जो शिक्षा के लिए प्रयास किया गया, जो शिक्षा के प्रचार के लिए जो भी प्रयास किए गए, जो भी कदम उठाए गए, जो भी पहल की गई, उसमें क्या हुआ, उससे आसे उन सभी कानूनी प्रावधानों मतलब जो लॉ के तहत जो भी प्रावधान, जो भी नियम बनाए गए, जो कि जो शैक्षिक नीतियां, जो एजुकेशनल पॉलिसीज बनाई गई, जो वित्तीय व्यवस्थाएं बनाई गई, जहाँ पर फंडिंग वगैरह को हम सिस्टमैटिकली देख सकते हैं, कर सकते हैं, उनका हिसाब किताब रख सकते हैं, एवं जो भी कमिटीज गठित की गई, जो भी समितियां बनाई गई, एवं जो शैक्षणिक संस्थानों तथा वैचारिक विवादों से हैं, जो 1813 से 1854 तक के बीच के विकास हेतु क्या हुआ, ये किए गए। मतलब जो इसके प्रचार प्रसार के लिए गए जो एजुकेशन इन शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए जो भी प्रयास किए गए, उसमें इन सारी बातों का हमें समावेशन देखने को मिलता है। अब इसके संबंध में कुछ इतिहासकार हैं जो इस तरीके से कहते हैं, मतलब जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि द एजुकेशनल एफर्ट्स बिटवीन 1813 to 1854 signify the transition of Indian education from indigenous and religious instruction to a modern secular and state regulated system। मतलब इनका कहने का है कि जो 1813 से लेकर के 1854 के बीच में जितने भी प्रयास किए गए, जो भी शैक्षिक प्रयास किसके भारतीय शिक्षा के लिए किए गए, उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो भारतीय शिक्षा का स्वदेशी एवं धार्मिक प्रणाली थी ना, उससे आधुनिक एवं धर्मनिरपेक्ष, जिसको कि पंथ निरपेक्ष की कैटेगरी में, मतलब कैटेगरी नहीं, इसी का साइमल्टेनियसली दूसरा वर्ड है, मतलब पंथ निरपेक्ष एवं राज्य नियंत्रित व्यवस्था में परिवर्तित करते हैं। जब हमने देखा था, जैसे अगर हम मुस्लिम एजुकेशन की बात करते हैं, हम बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करते हैं, बुद्धिस्ट को तो इतना नहीं लाएंगे, बट मुस्लिम एजुकेशन जो हमारा उत्तर वैदिक काल एंड ऋग वैदिक काल का जो एजुकेशन था, वो पूरा पूरा धार्मिक था, वो नैतिकता को प्रमोट करता था, वो अपनी जो भारतीय संस्कृति थी उसको प्रमोट करता था। बट इस जो 1813 से लेकर के 1854 तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो उन्होंने प्रयास किए, इन्होंने टोटली इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया। इस तरीके से ये कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेचर ऑफ एजुकेशनल एफर्ट्स। अब जो ये प्रयास किए गए ना, इनकी क्या प्रकृति थी, इनका क्या स्वरूप था, एक बार इसको देखते हैं। इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला, स्टेट इनिशिएटेड एजुकेशन, मतलब राज्य प्रेरित शिक्षा का प्रावधान लाया गया। उसके बाद वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन, मीन्स कि पाश्चात्य जो बौद्धिक था ना, वो झुकाव हमारी तरफ देखने को मिलता है। उसके बाद अर्बन एंड इलिट सेंटर्ड, मतलब नगर एवं उच्च वर्ग केंद्रित शिक्षा को क्या किया गया, इससे प्रोत्साहित किया गया। फिर अगला, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब केंद्रीय प्रशासन के लिए कुछ शिक्षा व्यवस्था को बनाया गया। फिर अगला क्या है, ग्रेजुअल एक्सपेंशन, है ना। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला, फॉर द फर्स्ट टाइम जो स्टेट इनिशिएटेड एजुकेशन में राज्य प्रेरित जो शिक्षा थी, उसमें सबसे पहली बार शिक्षा को क्या हुआ, एक सरकारी दायित्व माना गया कि शिक्षा भी कहीं ना कहीं ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो सबके लिए क्या करे, शिक्षा का समान अवसर प्रदान करे और खुद अपने आप में एक इसका एक इंपॉर्टेंस रोल प्ले हो। उसके बाद वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन मीन्स फोकस ऑन साइंस, लॉजिक, फिलोसफी एंड लिटरेचर, मतलब पाश्चात्य बौद्धिक झुकाव किसके लिए, विज्ञान, तर्क, दर्शन एवं साहित्य पर क्या हुआ, इस पे बल दिया गया। फिर एजुकेशन एम्ड एट अपर एंड मिडिल क्लासेस, मतलब आम जनता की उपेक्षा, ठीक। उसके बाद ग्रेजुअल
ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, मतलब शिक्षा पर नौकरशाही का नियंत्रण हुआ इसके थ्रू। उसके बाद ग्रेजुअल एक्सपीरियंस इसका क्या हुआ कि प्राइमरी एजुकेशन नेग्लेक्टेड इन इनिशियली, हायर एजुकेशन प्रायोरिटाइज्ड। मतलब क्या किया गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन थी शुरुआती दौर में, है ना, शुरुआती दौर में इसको थोड़ा सा एक प्रकार से रेस्ट दे दिया गया। इसको नेग्लेक्ट इन द सेंस कि ये उचित अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, मतलब थोड़ा सा इसको होल्ड ऑन करके, और जो हायर एजुकेशन थी इसको सबसे प्राथमिकता दी गई। इसको प्राथमिकता दी गई कि अगर हम हायर एजुकेशन पर जितना ज़्यादा फंडिंग करेंगे या फिर जितना ज़्यादा रिसर्च वगैरह होंगी, उतना ही हम बेहतर अपने देश के लिए कर पाएंगे। तो ऐसा इनका मानना था। ये जो थी, ये कुछ प्रयास थे, उनका जो स्वरूप ऐसा था। अब इसके क्या उद्देश्य थे, मतलब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे थे, हम एक बार इसको देखते हैं कि हाँ क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला कि टू स्प्रेड वेस्टर्न नॉलेज, मीन्स कि जो पाश्चात्य शिक्षा थी, जो पाश्चात्य संस्कृति थी, उसका क्या प्रचार प्रसार करना, है ना, स्प्रेड करना। फिर टू मॉडर्नाइज इंडियन सोसाइटी, जो हमारी भारतीय समाज था ना, उसको मॉडर्नाइज, उसमें आधुनिकीकरण का समावेशन करना था। चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो पढ़ने को लेकर हो, चाहे पहनने, मतलब हर तरीके से इन्होंने क्या करा कि उसको थोड़ा सा आधुनिकीकरण में परिवर्तित करने का प्रयास किया यहाँ पर। फिर टू ट्रेन क्लर्क्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब प्रशासन हेतु जो हमारे कर्मचारी थे, जो क्लर्क थे, जो टीचर्स थे, उनको क्या करना था, उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग देना था। उसके बाद टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी को एक संपर्क भाषा के रूप में जाना गया कि एक दूसरे से अगर हमें संपर्क करना है तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को क्या करना होगा, इसको प्रमोट करना होगा। इस तरीके से उन्होंने बोला। फिर अगला टू इस्टेब्लिश अ स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम, मतलब एक संगठित शिक्षा प्रणाली का क्या करना, व्यवस्था करना। मतलब एक प्रकार से कहे तो ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल करके हमें चीजों को क्या करना था, एक संगठित वे में लेके जाना था। इस तरीके से इनका विचार था कि शिक्षा को इस तरीके से हमें लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, तो यही इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा है लाइक प्री 1813 सिनेरियो, मतलब 1813 से पहले क्या था, वाई 1813 वॉज टर्निंग पॉइंट, क्यों जो 1813 था उसमें क्यों टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। मतलब बिफोर 1813, मतलब 1813 से पहले कंपनीज फॉलोड पॉलिसी ऑफ नॉन इन्फ्लुएंस, मतलब 1813 से पूर्व जो कंपनी थी वो अहस्तक्षेप सिद्धांत को फॉलो करती थी। इसका क्या मतलब है कि जो कंपनियां थी ना, वो इस पर कोई लाइक वो नहीं करती थी, क्या नहीं करती थी कि इस पर वो हस्तक्षेप नहीं करती थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शिक्षा में क्या हो रहा है। उनका सिंपल सा एक मकसद था कि जाना है, लूटना है और पैसे कमाना है। बाकी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमसे उससे बिल्कुल लेना देना नहीं। तो ये सारी बातें हैं। फिर अगला, एजुकेशन वॉज रिलीजियस एंड इनफॉर्मल, उस टाइम पर जो शिक्षा थी वो धार्मिक थी और असंगठित थी, अनस्ट्रक्चर्ड थी, मीन्स इनफॉर्मल थी, वो फॉर्मल वे में नहीं थी। उसके आगे नो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, मतलब कोई एक केंद्रीय नियंत्रण नहीं था। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो कोई सिस्टमैटिक वे में कंट्रोल नहीं था, जिसका जो मर्जी वो करता था, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर सकते थे, ऐसा इनका कहना है। अगला, इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन सर्वाइव विदाउट सपोर्ट, जो स्वदेशी संस्थान थे उसको क्या, उसको उपेक्षित किया गया था, उसको उपेक्षित किया जाता था। इस तरीके से हम देखते हैं कि 1813 होता है वो एक टर्निंग पॉइंट आता है। इन सारी बातों को क्या करता है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे टर्निंग पॉइंट की बात करता है। नेक्स्ट हमारा है चार्टर एक्ट 1813, मीन्स चार्टर एक्ट 1813 के कुछ मुख्य प्रावधान थे, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वो क्या क्या है इसको एक बार हम देखते हैं। फर्स्ट, ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉग्निशन था शिक्षा को लेकर के वो सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया गया। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल पॉलिसी, और यहीं से ही जो लाइक शिक्षा को लेकर मतलब आधुनिक शिक्षा की जो नीतियां बनाई गई उसकी शुरुआत होती है। फिर की प्रोविजंस 1 लाख एनुअली फॉर एजुकेशन प्रमोशन ऑफ साइंस लिटरेचर एंड नॉलेज, मतलब उसमें ये प्रोविजन दिया गया, मतलब उसमें ये प्रावधान दिया गया कि 1 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी, किसके लिए, विज्ञान, साहित्य एवं जो शिक्षा जगत को प्रमोशन करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए हम एनुअली आपको देंगे। फिर नो क्लैरिटी ऑन मीडियम लिड टू कंट्रोवर्सी, मतलब इनका क्या कहना है कि नो क्लियरिटी ऑन मीडियम, वहां पर क्या था कि क्लियरिटी नहीं थी किसकी, मीडियम को लेकर के, जिससे क्या होती थी कंट्रोवर्सी, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स होते, जिससे आपस में संघर्ष हुआ करते थे, है ना। उसके बाद एजुकेशन बिकेम मोर ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट,
मतलब शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा मोरल ऑब्लिगेट ऑफ द स्टेट क्या किया जाता कि तो वो नैतिक ऑब्लिगेशन बनाया जाता था इस राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। फिर लिमिटेशन में क्या हुआ कि पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीनरी। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस दो बताई गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है क्या नहीं है। हाँ, अगला हमारा ओरिएंटलिस्ट ओरिएंटलिस्ट एंड एजनलिस्ट कंट्रोवर्सी। अब इनके बीच में क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई, मतलब ओरिएंटलिस्ट के बीच में और एग्नलिस्ट के बीच में, हम इसको एक बार देखते हैं। इसके जो कोर इशूज थे वो क्या क्या थे कि व्हाट शुड बी टॉट एंड विच लैंग्वेज, मतलब हमें क्या पढ़ाना चाहिए और किस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, इनका सबसे पहली कंट्रोवर्सी में देखने को मिलती है। जो ओरिएंटलिस्ट थे मीन्स जो प्राच्यवादी थे और उसके बाद जो एंजलिस्ट थे मतलब जो आंग्लवादी थे, उनके बीच में जो प्राच्यवादी थे वो कहते थे कि भैया हमें संस्कृत, पर्शियन एंड अरबिक में शिक्षा देनी है। वहीं पर जो आंग्लवादी थे वो कहते थे नहीं, शिक्षा का जो माध्यम वो इंग्लिश होना चाहिए, मीन्स इंग्लिश मीडियम में हमें शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद इंडियन कल्चर ये क्या लिखा है, प्रिजर्वेशन है ना, इंडियन कल्चर प्रिजर्वेशन, कि भारतीय जो संस्कृति है उसको ही प्रिजर्व रखा जाए। बट वहीं पर अगर आंग्लवादी की बात करते तो ये कहते थे कि नहीं, वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी की हमें पाश्चात्य विज्ञान और पाश्चात्य दर्शन को क्या करना, इसमें इम्प्लीकेशन करना चाहिए। उसके बाद अगला इंस्टीट्यूशंस लाइक कैलकाटा मद्रास, कि उस टाइम पर ये कैलकाटा मद्रास को मानते हैं, बट यहीं पर ये मॉडर्नाइजेशन थ्रू एजुकेशन, मतलब शिक्षा को आधुनिकीकरण के थ्रू प्रचारित करना चाहते हैं। तो इस तरीके से दिस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शेप्ड इंडियन एजुकेशन परमानेंटली, मतलब इस तरीके से इन दोनों को कॉन्फ्लिक्ट को एक प्रकार से ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, मतलब एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को एक शेप मिलता है। उससे क्या होता है कि इंडियन एजुकेशन को परमानेंटली एक प्रकार से आधुनिकता कैटेगरी में रखा जाता है, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर मैकॉले का मिनट आता है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। जो मैकॉले मिनट था वो 1835 में आया था, एनालिटिकल था। इसमें क्या क्या चीज़ें थी कि एजुकेशनल फिलॉसफी को यहाँ पर दर्जा मिला, मतलब शिक्षा दर्शन को। फिर एजुकेशन एज अ टूल ऑफ गवर्नेंस, मतलब नीति निर्माण के लिए एजुकेशन को एक टूल, एक सोर्स के रूप में देखा गया, स्रोत के रूप में। फिर क्रिएशन ऑफ इंटरमीडिएटरी क्लास, उसके बाद रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात यहीं पर की जाती है। मतलब एक प्रकार से ना शिक्षा को एक प्रकार से ना अगर देखा जाए तो एक डाउन फिल्ट्रेशन का ये मतलब कि उसको छान कर छन्नी की तरह हम डाउन फिल्ट्रेशन करके देते थे। उसके बाद है एजुकेट्स एल्स नॉलेज टिकल्स डाउन। फिर इम्पैक्ट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को क्या किया गया है, इंग्लिश मीडियम डोमिनेंस, मतलब हिंदी इंग्लिश मीडियम को एक प्रकार से रखा तो गया बट इंग्लिश को डोमिनेट किया गया। फिर अगला है इंडिजिनस एजुकेशन डिक्लाइन, मतलब जो इंडिजिनस एजुकेशन थी उसको डिक्लाइन, मतलब इसको इग्नोर कर दिया गया। फिर सोशल डिवाइड इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा के थ्रू समाज का भी क्या हुआ, कई बार हमें विभाजन देखने को मिला। फिर अगला बेंटिक्स रेजोल्यूशन 1835, जो सर विलियम बेंटिक का जो रेजोल्यूशन आया था 1835 में, उसमें क्या था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस थे। उसके बाद लीगलाइज्ड इंग्लिश एजुकेशन को भी यहाँ पर प्रमोशन मिलता है। फिर शिफ्टेड फंड फ्रॉम ओरिएंटल टू वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन। अगला मार्क ऑफिशियल विक्ट्री ऑफ एग्नलिस्ट, तो ये कुछ इसके रेजुलेशन होते हैं किसके, सर विलियम बेंटिक के, ये हमने देखा। फिर अगला इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन, इसमें 1817 से 1854 के बीच में कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन आता है। वो क्या क्या होता है कि इसमें हिंदू कॉलेज कैलकाटा 1817 इंग्लिश स्कूल के रूप में इसको इस्टेब्लिश करा गया। फिर टीचर ट्रेनिंग बिगनिंग्स, यहाँ से टीचर के लिए मतलब अध्यापकों की जो ट्रेनिंग होती है, जो उनका प्रशिक्षण होता है ना, उसकी शुरुआत की जाती है। फिर प्रिंटिंग प्रेस एंड टेक्स्ट बुक, मतलब पाठ्य पुस्तकों का क्या होता है, विकास होता है। ये 1817 से 1854 के बीच इस तरीके से हमें कुछ एक्सटेंशन देखने को मिलता है। फिर अगला वुड डिस्पैच की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। वुड डिस्पैच को आप लोग जानते भी हैं कि इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, कि इसको वुड डिस्पैच को जो 1854 में आया था, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसमें फिलोसफिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। उसके बाद
फ्रॉम एलिट टू एजुकेशन, मास एजुकेशन, मेजर फीचर्स, डीपीआई एस्टेब्लिशमेंट्स, है ना। उसके बाद यूनिवर्सिटी सिस्टम, ग्रांट इन एड, उसके बाद वर्नाक्यूलर एट प्राइमरी लेवल बिकॉज इट गेव कंप्लीट एजुकेशनल ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके माध्यम से एक कंप्लीट एक पूरी मतलब पूर्ण ब्लूप्रिंट मिलती है इंडिया को, इस वजह से इसको रखा जाता है। फिर फीमेल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, एजुकेशनल हायरार्की, वाई सो इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके से डिस्पैच में हमें ये सारे प्रावधान, ये सारे लेग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। देखिए गाइस, इसमें ना ऐसा समझाने जैसा कुछ नहीं है, इट्स अ फैक्ट। बस आपको क्या करना है, आपको बस सारे पॉइंट्स को एक बार देखना है और एग्जाम में इसको लिखना है, बाकी और कुछ नहीं करना, क्योंकि हम इस पर रिसर्च नहीं करने जा रहे हैं। अगला हमारा क्या, ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करते हैं। 1813 से 1854 के बीच में क्या क्या देखने को मिलता है। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मिलते हैं और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलते हैं। वो तो हमें पता है, चाहे आप हो या मैं हो, दुनिया का कोई भी वस्तु हो, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही हमें इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। अगर पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि मॉडर्न एजुकेशन फाउंडेशन, इससे एक मॉडर्न एजुकेशन को एक प्रकार से न्यू मिलती है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, मतलब एक प्रशासनिक इफिशियंसी की हिंदी मुझे को नहीं पता क्या बोलते हैं, एक प्रकार से ना विश्वास कह सकते हैं कि हाँ प्रशासनिक कुछ इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है। फिर साइंटिफिक थिंकिंग, एक वैज्ञानिक विचारधारा हमारी यहाँ से पनपती है। उसके बाद इसको देखा जाए नेगेटिव इम्पैक्ट को, तो कल्चरल एलियंसेशन, मतलब इससे कि कल्चरली मतलब सांस्कृतिक रूप से हमको थोड़ा सा इससे हमें अलगाव देखने को मिलता है। फिर मास एजुकेशन डिलेड, लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी, तो ये सारी कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स है। मतलब जो भाषाई लाइक असमानता है, मास एजुकेशन डिलेड, जो मास एजुकेशन था उसको भी क्या मिलता है, उससे लाइक एक प्रकार से उसको पीछे की ओर धकेला जाता है। तो ये इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहे। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन की अगर बात करते हैं तो द पीरियड रिफ्लेक्ट्स अ कॉलोनियल मोटिव ड्रिवन बट स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्मेटिव फेज ऑफ इंडियन एजुकेशन। मीन्स कि यह जो काल रहा, जो कौन सा 1800-1700 लेकर के और कब तक कर रहा, एक मैं चेक करके बताती हूँ। सॉरी 1813 से 1854, यही वाला है, मैं चेक कर लेती हूँ। 1813 से लेकर के 1854 तक का, मीन्स कि 1813 से लेकर के 1854 तक का जो काल रहा है, 1854 का जो काल रहा हुआ है ना, यह औपनिवेशिक मतलब काल औपनिवेशिक उद्देश्य से प्रेरित होते हुए भी शैक्षिक संरचना को क्या करता है, एक क्रांतिकारी दृष्टि की ओर क्या करता है, ये हमें एक प्रकार से प्रतिष्ठित करता है, या उनकी तरफ दृष्टिगोचर हमारा हो पाता है, मतलब उसकी तरफ हम दृष्टि डाल पाते हैं, ऐसा इनका कहना है। और एक्चुअली में हमें देखने को भी मिलता है, अगर हम इसके मतलब फॉर्मली पूरे को कंक्लूड करें तो 1813 से 1854 का जो काल था ना, आधुनिक भारत की बौद्धिक चेतना का प्रारंभिक युग माना जाता है। कौन सा 1813 के से लेकर के 1854 के बीच में ये भारत की बौद्धिक चेतना का एक प्रारंभिक युग माना जाता है, ऐसा इनका मानना है, जिसका चरम रूप वुड का डिस्पैच है। बिल्कुल ये एक अच्छा हमारे लिए डिस्पैच रहा है, जो कि हमारे लिए एक अच्छा लाइक मील का पत्थर साबित होती है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। एंड गाइस, जहाँ पे भी कोई लाइक डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, एंड डेफिनेटली आप हमसे पूछेगा, आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड ऑल। सो ये रहा आज का लेक्चर एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए क्या करना है, आपको बस अपना ध्यान रखना है और इस तरीके से हंसते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।